अस्सलामुअलैकुम। कोर केमिस्ट्री चैनल में मैं आज आपको वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोडा ऐश इंडस्ट्री। आज हम देखेंगे सोडा ऐश की प्रिपरेशन के बारे में। इस वीडियो के जो भी कंटेंट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख लें कि जो आप देखना चाह रहे हैं सोडा ऐश के हवाले से वहां पे है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोडा ऐश इंडस्ट्री इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोडा ऐश है क्या चीज। सोडा ऐश यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं सोडा ऐश। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में बताऊं जिसके हवाले से आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीजें हैं, क्योंकि इनके फॉर्मूला बहुत ज्यादा एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O ये है वॉशिंग सोडा। जहाँ यहाँ पे भी फॉर्मूला तकरीबन सेम है, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एडिशन की वजह से चेंज हो गया है वॉशिंग सोडा में। सोडियम कार्बोनेट को अब हम कह देंगे वॉशिंग सोडा। इसी तरह से और कुछ हैं, जैसे बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसकी प्रोडक्शन भी इसी तरह से होती है। मतलब मिलते जुलते प्रोसेसेस से ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो इस वजह से इनके फॉर्मूलाज भी तकरीबन एक जैसे हैं। तो ये है बेकिंग सोडा। इसके बाद कॉस्टिक सोडा, आपने नाम सुना होगा। वो क्या होता है? कॉस्टिक सोडा जो है वो NaOH के लिए यूज होता है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो एक जैसी लगती हैं, और लेकिन हमारा जो फोकस है वो सोडा ऐश पे यानी सोडियम कार्बोनेट की तरफ हम जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस से। उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ था प्रोसेस और आजकल क्या हो रहा है इसके साथ। तो सोडियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ये उसी तरह से इम्पोर्टेंस रखता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि किंग ऑफ केमिकल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज रिएक्टेंट। अब इसकी प्रोडक्शन ये यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल्स की प्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा मटीरियल जैसे ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, ड्रग्स, और इसके अलावा सिरेमिक इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल्स में या दूसरे केमिकल्स को बनाने में। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक सोडा के अलावा फूड्स में, डाइज में, लेदर की फॉर्मेशन, लेदर इंडस्ट्री में, और वाटर सॉफ्टनिंग और फोटोग्राफी की फील्ड्स में ये एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा होता है डिफरेंट स्टेप्स में। तो इस वजह से क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों में एज रिएक्टेंट यूज होता है तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसी हवाले से हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रिपेयर किया जाता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट की। तो दो तरह से होता है सोडियम कार्बोनेट। एक को हम कहते हैं लाइट सोडा ऐश और एक को हम कहते हैं डेंस सोडा ऐश। तो जो लाइट सोडा ऐश है उसको हम एनहाइड्रस सोडा ऐश भी कह देते हैं, Na2CO3 एनहाइड्रस, जो कि 99% प्योर होता है और इसमें 58.2% इसकी जो है ये Na2 की अमाउंट है, इसमें सोडियम ऑक्साइड की। 98% इसकी प्योरिटी है सोडा ऐश की। सोडा ऐश की प्योरिटी है 99% या कहीं पे 99.3% भी दी हुई है। और इसमें सोडियम ऑक्साइड Na2O की अमाउंट है 58.2% और इसकी सॉलिड डेंसिटी होती है 1.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है इसकी सॉलिड डेंसिटी। जो हैवी या डेंस सोडा ऐश हम जिसे कहेंगे उसकी डेंसिटी 1.91 होती है, तो वो इससे चेंज है। हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है लाइट सोडा ऐश, जिसकी ये मैंने आपको उसके फैक्ट्स दे दिए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का पोर्शन कि जो सोडा ऐश है उसकी हिस्ट्री क्या है, पहले ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता था, आजकल क्या हो रहा है इसके साथ, उस हवाले से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है कि आजकल तो हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एक और चीज भी है वो मैं आपको फिर बताती हूँ थोड़ी देर में। सॉल्वेट प्रोसेस आजकल मोस्टली यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले लेब्लांस प्रोसेस था एक, वो यूज होता था और वो उसका यूज यूनिवर्सल था। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में लेब्लांस प्रोसेस के थ्रू ही
सोडा एश प्रिपेयर किया जाता था, उसके बाद सॉल्वे प्रोसेस ने उसकी जगह ली। तो लेब्लेंस प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेब्लेंस प्रोसेस के थ्रू सोडा एश की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब हम स्टडी करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा एश बाय लेब्लेंस प्रोसेस। इसको मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन होती है। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, ठीक है, और ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन करेंगे Na2SO4 और साथ ही HCl की फॉर्मेशन होगी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप जिसमें सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो लेब्लांस प्रोसेस में पहले क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और HCl। सेकेंड स्टेप में ये जो हमारे पास है सोडियम सल्फेट, इसको दोबारा से रिएक्ट करवाया जाएगा। ये दोबारा से रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, या कोक भी हम इसे कह सकते हैं, कोक के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करेगा और बनाएगा Na2S और साथ ही फॉर्मेशन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। और फिर हम थर्ड स्टेप में इसी Na2S को लेंगे, Na2S रिएक्ट करेगा हमारे साथ, यहाँ पे है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना देंगे, और ये हमारे पास है इसका फाइनल प्रोडक्ट Na2CO3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि लेब्रेंस प्रोसेस को यूज किया है। इस प्रोसेस में हम यूज करते हैं NaCl को एज रिएक्टेंट, ठीक है, NaCl एज रिएक्टेंट यूज होगा, साथ ही कार्बन यानी कोक यूज होगा, ठीक है, और इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। लाइमस्टोन भी हमारे पास है, इनका आपस में रिएक्शन जब करा लेंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और फिर इसको इसके बाद ब्लैक ऐश भी एक दरमियान में एक इसका दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, वो भी बनता है। इसके साथ ही फिर इसमें रिजल्ट कैसे बनेगा कि उसको कंसंट्रेट कर लेंगे क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, और एंड पे जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश की फॉर्मेशन लेब्लेंस प्रोसेस के थ्रू हो जाएगी। लेकिन ये तो हो गया जो ओल्ड प्रोसेस था। आजकल ऐसा ये वाला प्रोसेस यूज नहीं हो रहा, इसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी इस वजह से। तो अब जो है वो अब दुनिया में कहीं पे भी ये प्रोसेस यूज नहीं हो रहा, इसको यूज करके सोडा ऐश नहीं बनाया जा रहा। 1861 में उससे पहले तक तो ये बन रहा था। उससे 1861 के बाद एक साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट सॉल्वे, उन्होंने एक और प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था अमोनियम सोडा प्रोसेस, यानी आज हम उसको सॉल्वे प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। सॉल्वे प्रोसेस फिर उसके बाद आया और उसने फिर पूरी दुनिया में सोडा ऐश की फॉर्मेशन सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू होने लगी। लेकिन आज की मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि आजकल रिसेंट टाइम्स में सॉल्वे प्रोसेस की भी, ये है तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा प्रोसेस, लेकिन इसको भी रिप्लेस कर लिया है नेचुरल वेज में। मतलब आजकल नेचुरली जो माइनिंग के थ्रू भी सोडा ऐश को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो नेचुरल सोडा ऐश है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बजाय ये कि खुद ही उसको सिंथेसाइज किया जाए। तो ये सारा तो हो गया इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब हम चलते हैं इसके रॉ मटेरियल्स की तरफ। अब हम बना रहे हैं सोडा ऐश विद द हेल्प ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। रॉ मटेरियल्स में शामिल है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, उसके साथ ही हमारे पास है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास है अमोनिया यानी NH3। तो ये सारी चीजें यूज होंगी आगे।
ये आगे यूज़ होंगे। सॉल्वेट प्रोसेस में एज रिएक्टेंट और वाटर भी यूज़ होगा, वो फिर हम देखेंगे किस तरह कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो ये हो गया इसके रॉ मटेरियल्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कि किस तरह से सोडा ऐश को प्रिपेयर करेंगे सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। अब ब्राइन क्या चीज़ है? ब्राइन है सोल्यूशन, ब्राइन कहते हैं सोल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इन वाटर, और ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइन को प्रिपेयर करेंगे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को, और इसकी प्रिपरेशन के बाद अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इनको इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने का क्या तरीका है, या तो फिल्टर आउट कर लेते हैं या फिर सेडिमेंटेशन के थ्रू भी रिमूव हो सकती हैं। अब ये जो ब्राइन हमारे पास आएगा, जो प्योर ब्राइन बनेगा जब इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी होंगी, प्यूरिफिकेशन के बाद जो प्योर ब्राइन हमारे पास आएगा उसको हम पंप कर देंगे अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर में। तो अब यहाँ पे ये अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर में ये ट्रांसफर हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन टावर। अच्छा, तो अब ये फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे हो गया प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। इसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, अमोनिएशन होती है ब्राइन की। अमोनिएशन ब्राइन की कहाँ पे होगी? अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर ही इसकी अमोनिएशन होगी। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। तो अमोनिएशन के लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि इसमें अमोनिया का कोई काम है, अमोनिया की एडिशन है इसमें अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में। तो इसमें एक टावर यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर, और उसमें अमोनिया ऐड किया जाता है ब्राइन में। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम, रफ डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ किस तरह से होगा। यहाँ पे स्टार्ट में एक टैंक होगा जिसमें ब्राइन सोल्यूशन रखा जाएगा, ठीक है। इस टैंक से जाएगा जो ब्राइन है वो जाएगा एक टावर में जिसका नाम है अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर, और ये यहाँ पे अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर होगा। यहाँ पे अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर है, इसके साथ इसमें अंदर कूलिंग कॉइल्स भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी किस तरह से इनका काम है, ठीक है। इसके बाद नीचे इनलेट है इसमें एडिशन के लिए। इनलेट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया यहाँ से एंटर करेगा, और उसके साथ ही यहाँ पे एक जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसके लिए एक और टैंक है, और इस टैंक को हम कहते हैं सेटलिंग टैंक कहते हैं। सेटलिंग टैंक, जहाँ पे जो सोल्यूशन है वो सेटल डाउन हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर ब्राइन टैंक है, यहाँ पे ब्राइन प्रेजेंट है, यहाँ से ब्राइन जाएगा इस तरफ, ये अमोनिया टावर में से पास करेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। उसके बाद अमोनिया यहाँ से हम एंटर करवा रहे हैं, और वो विद प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर से ब्राइन नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे से अमोनिया ऊपर जा रहा है, और इधर यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन से दोनों चीज़ें आ रही हैं और वो आपस में मिक्स होंगी। काउंटर करंटली वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी, मिक्स होंगी, और वो फिर नीचे आगे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी इस जगह पे सेटलिंग टैंक में। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो प्यूरिफाइड ब्राइन है उसको हम अलाउ करेंगे कि वो यहाँ से आए, एंटर हो अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर में। उसके साथ ही अमोनिया गैस भी ऊपर आएगी और ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, और जो नेसेसरी अमाउंट होगी अमोनिया की वो ब्राइन के अंदर मिक्स हो जाएगी। इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होगी। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस वजह से जो हीट है उसको कम करने के लिए, मतलब क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसकी कमी के लिए कूलिंग कॉइल्स लगाई जाती हैं,
ये जो मैंने यहाँ पे शो की है, मतलब इस तरह से कॉइल्स लगाई जाएंगी, कूलिंग कॉइल्स, जो कि इस सोल्यूशन को ठंडा कर देंगी तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसको कूल डाउन कर देंगी इस सोल्यूशन को, और फिर बाद में इसको सेटल डाउन कर दिया जाएगा। अब जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट यहाँ पे आया उसे हम कहेंगे अमोनिकल ब्राइन, मतलब ब्राइन वो पहले था, अब जब उसमें अमोनिया ऐड हो गया तो उसे हम कहेंगे अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन को अब नेक्स्ट लेके जाएंगे हम कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में क्या होगा? कार्बोनेटिंग टावर में हमें यहाँ पे पता चल रहा है उसके नाम से ही कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ काम है, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन है, उसका कुछ रिएक्शन होगा। लेकिन कार्बोनेटिंग टावर में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहाँ से, क्योंकि हमने जो उसके रॉ मटेरियल्स डिस्कस किए थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। उसमें हमने देखा था कि सॉल्ट है, लाइमस्टोन है और अमोनिया है। तो लाइमस्टोन जो हमने यहाँ पे लाइमस्टोन के बारे में बात की थी, CaCO3, यहीं से हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करनी है। लाइमस्टोन की ब्रेकडाउन होगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी ब्रेकडाउन का जो रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसकी एनर्जी, मतलब इसको प्रोवाइड करने के लिए इस रिएक्शन को हमें कहीं और से एनर्जी पहले अटेन करनी पड़ेगी। तो इस काम के लिए क्या होता है कि कार्बन यानी कोक को हीट किया जाता है या बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, साथ ही एनर्जी भी रिलीज होती है जिसका डेल्टा एच की वैल्यू है -96.5 किलो कैलोरीज। तो ये रिएक्शन जिसमें कोक यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ ही एनर्जी रिलीज होगी। ये वाली एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज हो रही है वो हम इस स्टेप में यूज करेंगे और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर लेंगे दो पीस, मतलब दो पार्ट्स में, एक कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने आगे फर्दर यूज करना है। ये तो हो जाएगी यूज कार्बोनेटिंग टावर में। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड साथ बना हुआ है तो इसको भी ऐसे फजूल नहीं छोड़ देना, मतलब इसका भी आगे कोई काम है। कैल्शियम ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं स्लेक्ड लाइम में, और ये वाला स्लेक्ट लाइन जो बनेगा उसको अमोनिया रिकवरी टावर में हम यूज करेंगे। वो जब आएगी बात तब मैं आपको इसको दोबारा से बताऊंगी कैसे हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम, ये देखें स्लेक्ट लाइन जिसे हम कहते हैं, स्लेक्ट लाइन की फॉर्मेशन होगी, और इस रिएक्शन में ये जो स्लेक्ट लाइन है फिर ये बाद में आके जाके हम अमोनिया रिकवरी के लिए यूज करेंगे बिल्कुल एंड पे। जब सारा रिएक्शन हो जाएगा तो रिकवरी के वक्त ये यूज होगा। अभी हमें सिर्फ काम है कार्बन डाइऑक्साइड से, वो हमें मिल गई है, तो अब हम चलते हैं कार्बोनेटिंग टावर की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन, या हम कार्बोनेटिंग टावर भी इसको लिख सकते हैं, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। अमोनिएटेड ब्राइन का मतलब है कि ये वो वाला ब्राइन है जिसमें अमोनिया हमने शामिल कर लिया था। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। कार्बोनेटिंग टावर्स की भी कुछ डिटेल्स हैं, उसका क्या है, इसकी भी कुछ एक रफ सी डायग्राम है, वो पहले हम बना लेते हैं, फिर उसको समझ लेंगे किस तरह से। एक ऊपर टैंक होगा जिसमें अमोनिएटेड ब्राइन होगा, जो हमारा रिएक्टेंट है जिस पे हमने काम करना है, जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लेना है। अमोनिएटेड ब्राइन यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके साथ ही अटैच होगा यहाँ पे कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर होगा इस तरह से। कार्बोनेटिंग टावर्स के अंदर कुछ टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम हो रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट है डिफरेंट जगहों पे। ये है कूलिंग कॉइल्स, ऊपर और नीचे जो बॉटम पे टेम्परेचर चेंज है, दरमियान में डिफरेंट टेम्परेचर है। ऊपर एक आउटलेट है जहाँ से जो भी गैस होगी वो बाहर की तरफ जा सकती है, ये है आउटलेट। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे कूलिंग कॉइल्स हैं ये वाली, और साथ यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ऐड करनी है, मतलब जो असल रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऐड अप होगी,
और इस तरह से फिर जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास बन गया कार्बोनेटिंग टावर। अब इसका क्या है कि कार्बोनेटिंग टावर जो है वो तकरीबन 22 से 25 मीटर तक हाई होते हैं नॉर्मली इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर देखें, और 1.8 से 2.5 मीटर तक डायमीटर होता है इनका, मतलब काफ़ी बड़े होते हैं। और ये आयरन से बने होते हैं और इनमें कुछ सीरीज होती हैं, ठीक है। और ये भी है कि ये इनका ऑपरेशन भी सीरीज में होता है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस ये नहीं है, मतलब सीरीज में होगा ये वाला जो भी प्रोसेस है। अब टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करते हैं कि जो एक्सट्रीम एंड्स है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा, वहां पे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है अपर और बॉटम एंड पे। और जो दरमियान वाला है वहां पे ये 45 से 55 डिग्री तक, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका है दरमियान वाला रीजन जो है, मिडिल पे इसका टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे कुछ कूलिंग कॉइल्स भी इसी वजह से लगाई जाती हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर कम करना होगा वहाँ पे कूलिंग कॉइल्स यूज होंगी, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे कूलिंग कॉइल्स को नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, तो अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं कि कार्बोनेशन होगी कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई थी? वो वहीं से आई थी जब अभी हमने बात किया लाइम किल, वहां से कैल्शियम कार्बोनेट से हमने हासिल की कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से उसको पहले कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद वो बॉटम से ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर से अमोनिकल ब्राइन को नीचे की तरफ ये आ रहे हैं। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक रिएक्शन होगा इनका आपस में, और एंड प्रोडक्ट पे हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहेंगे अमोनियम कार्बोनेट। अच्छा, रिएक्शन हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा हो रहा है। 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और हमारे पास बन रहा है NH4 होल ट्वाइस CO3। ये हमारे पास इसका एंड प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये कार्बोनेटिंग टावर में सिर्फ यही वाला काम हो रहा है कि अमोनियम कार्बोनेट तक की फॉर्मेशन हो रही है। तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अमोनियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये हमारा कार्बोनेशन का फर्स्ट जो फेज है वो खत्म हो गया, यहाँ पे वो मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे कार्बोनेटिंग टावर से इस सोल्यूशन को अमोनियम कार्बोनेट को लेके जाएंगे हम मेकिंग टावर में। मेकिंग टावर में इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, मेकिंग टावर में क्या होगा, जो हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बना था उससे फर्दर आगे रिएक्शन होगा। अच्छा, मेकिंग टावर में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज हो रही है, लेकिन इसमें रिएक्शन कुछ डिफरेंट है, मतलब उससे आगे की बात हो रही है। अमोनियम कार्बोनेट से NH4 होल ट्वाइस और हमारे पास बना था CO3। अब ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है अमोनियम कार्बोनेट। ये मेकिंग टावर के अंदर ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है, जिसको हम कहेंगे NH2NH4HCO3। इसको हम कहेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट। हमारे पास था अमोनियम कार्बोनेट, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर दी है। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है ये फर्दर रिएक्ट करेगा सॉल्ट के साथ और हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। जब हमने इसके रॉ मटेरियल्स लिखे थे तब हमने ये सॉल्ट भी लिखा था, उसमें सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। यहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ और हमारे पास एंड रिजल्ट में बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और साथ हमारे पास बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास ये दो फाइनल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है।
अब ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से यहाँ पे कूलिंग कॉइल्स यूज़ करते हैं ताकि एक्सेस हीट को रिमूव कर सकें। और मेकिंग टावर जो होता है, मेकिंग टावर जो है इसको बनाया इस तरह से जाता है कि स्लोपिंग बफर्स होते हैं। अब ये हम इसको मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि इसकी जो लाइनिंग है वो ऐसे ज़रा स्लोपिंग होंगी ताकि जो भी इसमें रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन मिक्सर है, वो बाद में एक रोटेरी फिल्टर की तरफ उसने जाना है। तो वो जो भी मटेरियल यहाँ पे होगा वो डायरेक्टली उसमें चला जाए, इस तरह से स्लोपिंग होगा ताकि वो आसानी से नेक्स्ट स्टेप में वो चला जाए। और यहाँ पे ये जो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बने हैं NaHCO3 NH4Cl। NaHCO3 को हमने फर्दर यूज़ करना है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, यानी सोडा ऐश बनाने के लिए, और इसको हम आगे लेके जाएंगे रोटेरी फिल्टर की तरफ। और अभी ये जो कंडीशन है इसकी, इसको हम कहेंगे स्लरी, मतलब ये हमारे पास स्लरी बन गई है। और ये जो NH4Cl है ये अब इसका हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई काम नहीं है, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको हम सिर्फ यूज़ करेंगे रिसाइकलिंग के लिए, कि अमोनिया को रिसाइकल हम इसकी मदद से करेंगे। तो अब फर्दर हम इसको लेके चल रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने थे लास्ट स्टेप में, तो उनको हमें अलहदा करना है। अब फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बने थे अब उनको सेपरेट आउट करना है, मिक्सचर से फिल्टर आउट करना है। तो ये जो स्लरी हमारे पास बनी थी उसको एक रोटेरी वैक्यूम फिल्टर में लेके जाएंगे हम। रोटेरी वैक्यूम फिल्टर, इस रोटेरी वैक्यूम फिल्टर के अंदर स्लरी को ऐड अप करेंगे और वहाँ पे क्योंकि ये वैक्यूम फिल्टर है तो वैक्यूम की हेल्प से उसको ड्राई किया जाता है, क्योंकि ये स्लरी है ना, तो स्लरी में वाटर भी है और सारी चीज़ें, तो उस स्लरी को ड्राई करने के लिए वैक्यूम यूज़ करेंगे। और ड्राई हो गया, अगर ड्राइंग के बाद जो है वो जो केक बनेगा, मतलब वो जो हमारे पास केक कहते हैं, मतलब वो जो हमारे पास मटेरियल बच जाएगा उसको वॉश करेंगे फिल्टर ड्रम में। अब ये क्यों करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फिल्टर ड्रम में क्या करेंगे, जो हमारे पास केक बनेगा उसको वॉश करेंगे। अब जब वॉश होगा तो क्या हो जाएगा उसके रिजल्ट में कि सॉल्ट्स भी रिमूव हो जाएंगे, जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं, और साथ ही NH4Cl भी रिमूव हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो पिछले स्टेप में हमने ये कहा था कि हमने सॉल्ट ऐड किया था NaCl, तो वो NaCl भी रिमूव करना है जो एक्सेस है, यानी जो रिएक्ट नहीं किया था, और NH4Cl जो बाय प्रोडक्ट था इसको भी रिमूव करना है। तो ये दोनों चीज़ें रिमूव होंगी वॉशिंग के थ्रू, और ये वॉशिंग का प्रोसेस हो रहा है फिल्टर ड्रम में। इसके बाद जब NH4Cl और ये चीज़ें रिमूव हो, मतलब सेपरेट आउट हो जाएंगी, तो ये फिल्टर केक जो है इसको आप सेंट्रीफ्यूग करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर की तरफ लेके जाएंगे। पहले ये गया रोटेरी वैक्यूम फिल्टर में, फिर फिल्टर ड्रम में, और अब ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर की तरफ जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ यही है, सेंट्रीफ्यूगल और ये सारे जो हमने स्टेप्स किए हैं, कि जो हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट उसको हम सेपरेट कर लें बाकी सारी चीज़ों से। तो अब नेक्स्ट जब ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर में जाएगा तो जो अगर कोई मॉइस्चर है, जो भी मॉइस्चर है इसके अंदर, उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। एक और बात यहाँ पे हमने जो मैंने आपको पहले नहीं बताई वो बता रही हूँ कि वॉशिंग के दौरान जब हम ये वॉशिंग कर रहे थे तो तकरीबन ये जब ये सारी चीज़ें रिमूव हो रही थी तो साथ ही 10% तक NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी साथ रिमूव हो गया था, या मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी साथ ही फिल्टर हो गया था, ये फिल्ट्रेट के अंदर ही चला गया था। और ये फिल्ट्रेट के अंदर जब गया था तो साथ NaCl भी था उस वक्त जो सॉल्ट है, उसके अलावा NH4Cl भी था, NaHCO3 भी था, साथ ही NH4HCO3 भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा पार्ट जैसे ये वाला जो है अमोनियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये वो है जो कि रिएक्ट नहीं हुआ था उस वक्त, ये अगर कोई रह गया था रिएक्शन होने से, तब ये वो सारी जो है इम्प्योरिटीज की फॉर्म में फिल्टर वॉशिंग के दौरान इनको अलग किया था। अब ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इनको दोबारा से रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है। इनसे क्या क्या चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, इनसे अमोनिया रिकवर हो सकता है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो सकती है, साथ ही इससे
कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये वाली जो सारी चीजें इनको हम रिकवरी में यूज करेंगे आगे जाके, और देखेंगे कि किस तरह से रिकवरी हुई है। अभी हम अपने जो मेन हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं कि किस तरह से हमने सोडियम कार्बोनेट को बनाना है। तो हमारे पास अभी तक मौजूद क्या चीज़ है, हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब करना क्या है उसके साथ, अब हम ये करेंगे नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप ही है तकरीबन, अगर आप थक गए हैं तो बस ये खत्म होने वाला है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है कि जो हमारे पास NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास मौजूद था उसको कैल्साइन करना है। अब हमने उसको हीट करना है एक कैल्साइनर के अंदर। कैल्साइनर एक ऐसी चीज़ जिसमें हीटिंग हो सकती है। तो इसको हम हीट करेंगे तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब ये रिएक्शन कैसे होगा कि NaHCO3 को हम कैल्साइन करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे और ये हीटिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में। साथ ही बनेंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास बनेगा वाटर। ये तीनों चीज़ें हमारे पास एज प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो ये है सोडा ऐश, तो ये चीज़ है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा जो ये हमारे पास आ गया, ये दोनों जो है बाय प्रोडक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रीयूज कर सकते हैं। ये जो कैल्साइनर है ये भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, और जिस तरफ, मतलब हम इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ कि हॉरिजॉन्टल है, जिस तरफ से हम NaHCO3 डाल रहे हैं उसी तरफ से हम हीट भी करेंगे। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है इंडस्ट्रियली। अब क्योंकि ये सोडा ऐश जो बना है वो हॉट है और हमने उसको कैल्साइनर में बनाया है, तो इस वजह से इसको पहले ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा करने के लिए हम इसको डालेंगे रोटेरी कूलर में। रोटेरी कूलर के अंदर हम इसको ठंडा करेंगे, इसको कूल करेंगे और फिर इसको बैग्स में पैक करेंगे। और जो हमारे पास गैसेस साथ बनी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और स्टीम है और ये सारी चीज़ें, इनको फिर हम फर्दर रिकवर कर लेंगे, इनको मतलब रिकवर करके यूज़ कर लेंगे, रीयूज़ कर लेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी है तो इसको कार्बोनेटिंग टावर में यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से स्टीम को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कंडेंस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसको हम कहेंगे लाइट सोडा ऐश। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि दो तरह के होते हैं सोडा ऐश, तो ये वाला जो है ये लाइट सोडा ऐश है। लाइट सोडा ऐश है ये वाला। और अगर हम डेंस सोडा ऐश प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इसमें इसकी उसके साथ इसकी मिलिंग कराएंगे और हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 इंटू H2O, मतलब मोनोहाइड्रेट। सोडियम जो है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये मोनोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसको हम कहेंगे डेंस सोडा ऐश। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि है रिकवरी का। तो अब हम मेन प्रोडक्ट तो हमारा बन गया, लेकिन रिकवरी होनी है, यही तो खास बात है सॉल्वेंट प्रोसेस की कि उसमें सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं रिकवरी की तरफ। रिकवरी ऑफ अमोनिया। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एक लास्ट स्टेप है जिसमें अमोनिया को रिकवर करते हैं। अब अमोनिया का जो रिकवरी प्रोसेस है वो एक डिस्टिलेशन कॉलम में होता है और उस डिस्टिलेशन कॉलम को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनिया लिकोर स्टिल। मतलब एक डिस्टिलेशन कॉलम है अमोनिया की रिकवरी के लिए जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनिया लिकोर स्टिल, और ये कॉलम यूज होता है अमोनिया की रिकवरी के लिए। इसके आगे कुछ पार्ट्स हैं मतलब इस कॉलम के, तो कॉलम को समझाने से पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम में कॉलम के बारे में बताती हूँ कि कॉलम किस तरह से होगा। कुछ फीचर्स तो इस तरह से है कि कॉलम जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक ये जो अपर पार्ट है ये इसको हम हीटर भी कहते हैं। अपर पार्ट को ये हीटर रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हीट दी जाएगी।
उसके बाद जो दरमियान वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं लाइम इनलेट। लाइम इनलेट। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस डिस्टिलेशन कॉलम का वो है लाइम स्टिल। लाइम स्टिल। और इसके बाद ये इस तरह से हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से अब ऐड करेंगे जो चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी। इस तरफ एक इनलेट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे एक इनलेट है और एक यहाँ पे आउटलेट है। यहाँ ऊपर हम बनाते हैं यहाँ से गैसेस की मूवमेंट के लिए, मतलब जो गैसेस बाहर की तरफ जाएंगे उनके लिए यहाँ से हमने एक आउटलेट बनाई है। तो डिस्टिलेशन चैम्बर है ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट चैम्बर जो हमारे पास है, जिसको मैंने कहा है हीटर रीजन जो है हमारा अपर पार्ट, उसको हम कहते हैं वहाँ पे डिस्टिलेशन होगी। जो अब यहाँ पे डिस्टिलेशन किस चीज़ की होगी, यहाँ पे जो हमने फिल्ट्रेट वाला जो प्रोसेस जो स्टेप किया था, फिल्ट्रेट जो कि हमें रोटेरी फिल्टर से मिला था, तो वो फिल्ट्रेट जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें फिल्ट्रेट जो कि हमने रोटेरी फिल्टर से ऑब्टेन किया था वो इसके अंदर जाएगा यहाँ से। और वो फिल्ट्रेट यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे उसकी डिस्टिलेशन होगी। और उस डिस्टिलेशन के बाद जो NH3 अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बनेंगी इस डिस्टिलेशन के दौरान, जो सेपरेट आउट होंगी, तो उनको हम अलग-अलग यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। मतलब अलग अलग चैम्बर्स बना लें अमोनिया और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों गैसेस यहाँ से फिल्ट्रेट जो आएगा उसकी डिस्टिलेशन होगी, सेपरेशन होगी और दोनों गैसेस सेपरेट आउट हो जाएंगी। इसके बाद दरमियान वाला जो कॉलम है, दरमियान वाला पार्ट जो है, उसको हम कहते हैं लाइम किल्न। लाइम इनलेट में क्या होगा कि स्लेक्ट लाइम जो कि हमने शुरू में बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट के बाद, जो एक तरफ से कैल्शियम ऑक्साइड निकला था, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये वाला स्लेक्ट लाइम बना था, उसको यहाँ पे एंटर करवाएंगे। स्लेक्ट लाइम यहाँ पे आएगा और ऊपर से फिल्ट्रेट भी आ रहा होगा। उस फिल्ट्रेट के अंदर NaHCO3 भी प्रेजेंट था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वो तो पहले ही बाहर रिमूव हो गए हैं। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है फिल्ट्रेट यहाँ पे, और इधर से हमने स्लेक्ट लाइम भी एंटर करवा दिया है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे NaHCO3 भी है। NaHCO3 बहुत कम अमाउंट में था, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ थी NH4Cl जो कि हमारा मेजर फिल्ट्रेट था, उसके बारे में हम ये जो रिएक्शन है वो पहले देख लेते हैं। मतलब NH4Cl जो फिल्ट्रेट में है और CaOH ट्वाइस, इनका रिएक्शन ऐसे होगा 2NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस स्लेक्ट लाइम। इन दोनों का आपस में रिएक्शन है और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे CaCl2। उसके बाद साथ ही बनेगा 2NH3 यानी अमोनिया, और साथ फॉर्मेशन होगी वाटर की। तो यहाँ पे ये वाला जो अमोनिया बनेगा इस जगह पे, वो भी बाहर की तरफ आउटलेट से रिमूव हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, बॉटम में स्टे करेगा, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी बॉटम की तरफ, और जो अमोनिया है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। और NH4Cl कहाँ से आया, वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट था, जो कि हमने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हासिल किया था। अब जो लास्ट पार्ट है लाइम स्टिल, उसमें जो बाकी सारा लिकोर हम कहेंगे, वो सारी चीज़ें जो मिक्स होकर अब नीचे आ गई हैं। लिकोर में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे है NaCl कहाँ से आएगा, वो कुछ फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है, और साथ CaCl2 जो कि हमने अभी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें लास्ट में प्रेजेंट है। अब इनको हम यहाँ से आउटलेट से बाहर निकाल लेंगे और इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। या ये हो सकता है क्योंकि इसमें वाटर भी है ना, मतलब यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन भी तो हुई थी साथ ही, तो वो वाटर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम निकालेंगे और अगर हम इनकी एवापोरेशन करवाएं, तो जो NaCl है वो वाटर में सॉल्युबल है, वो वाटर के साथ ही हम उसको रिमूव आउट करा देंगे, और जो CaCl2 है उसको अलहदा कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को सेपरेट करके और CaCl2 को आगे यूज़ कर सकते हैं किसी और प्रोसेस में। तो इस तरह से हमने जो फिल्ट्रेट था हमारा, उससे अमोनियम गैस को रिकवर कर लिया। तो ये हमारा हो गया रिकवरी ऑफ अमोनियम। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो है फ्लो शीट डायग्राम।
फ्लो शीट हम स्टार्ट करेंगे ब्राइन से। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फ्लो शीट डायग्राम को। स्टार्ट हम करेंगे ब्राइन से। ब्राइन में क्या होगा कि ब्राइन और जो ब्राइन होता है वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, और साथ ही अमोनिया, ये दोनों मिक्स होकर बनाएंगे अमोनिएटेड ब्राइन। अमोनिएटेड ब्राइन को शिफ्ट करेंगे कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। वो कहाँ से आएगी? कैल्शियम कार्बोनेट जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस टावर में एंटर हो जाएगी। कार्बोनेटिंग टावर के बाद जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा उसको फिल्टर करेंगे। उस फिल्टरेशन के बाद दो चीज़ें बनेंगी, एक तरफ NaHCO3 और एक तरफ NH4Cl। ये जो फिल्ट्रेट था उसमें मेजर पार्ट NH4Cl है। ये दोनों आपस में सेपरेट आउट हो जाएंगे। NaHCO3 की दोबारा से कैल्सिनेशन के बाद हमारे पास ये जो हमारा प्रोडक्ट है Na2CO3 जो कि है सोडा ऐश, ये बन जाएगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे रीयूज कर लेंगे, CO2 की तरफ लेके जाएंगे और ये यहाँ से फिर रिकवर हो गई एक तरह से। और NH4Cl जो यहाँ बना था उसको अमोनिया रिकवरी टावर में लेके जाएंगे, जैसे अभी हमने किया भी था। और NH4Cl से हमारे पास दो चीज़ें बनी हैं, कैल्शियम क्लोराइड और NH3। कैल्शियम क्लोराइड को हम इसको बाई प्रोडक्ट के तौर पे रखेंगे और NH3 को दोबारा रिकवर कर लेंगे रिएक्टेंट के तौर पे। इस तरफ जो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बना था, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कैल्शियम स्लेक्ट लाइम बनेगा। और स्लेक्ट लाइम जो है वो फिर आगे यूज होता है उसमें अमोनिया रिकवरी टावर में। तो ये स्लेक्ट लाइम जो है यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि ये स्लेक्ट लाइम जो है वो
अमोनिया रिकवरी टावर की तरफ जाएगा, वहाँ पे यूज़ होगा, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले किया है। तो ये हो गई फ्लोशीट डायग्राम। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।